नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान, जो कि आपके TGT, PGT और NTA UGC नेट के ज्योग्राफी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस सीरीज में हम लोग इस ओशनोग्राफी को एक सीरीज के रूप में हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को देखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रही थी कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण, जो कि अब संभवतः ये संभव है कि अब निरंतर आप लोगों को क्लास मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है ओशनोग्राफी का, जो काफ़ी छोटा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब ओशनोग्राफी की बात करते हैं तो हमको कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो पूरे पृथ्वी पर 29% स्थल है और 71% भाग पर जल है। ये हम सबको जानते हैं। जैसे अगर हम पूरे पृथ्वी को 100% मान लेते हैं तो इस 100% में 71% जो है वो हमारा क्या है, जल है, और 29% हमारा क्या है, स्थल है। ये आपको समझ में आ गया होगा और ये काफ़ी बेसिक चीज़ है जिसकी जानकारी हर आदमी को पता होता है और होना भी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 97% जल, अगर इस 71% को हम 100% मान लेते हैं तो इसका 97% जो जल है वो महासागरों में मिलेगा, आपको सागरों में मिलेगा और खाड़ियों में मिलेगा, तथा झीलों में खारा पानी के रूप में है जो हमारे काम योग्य नहीं है। पूरे पृथ्वी का 71% जो जल है, इसको अगर हम 100% मान लेते हैं तो इसका 97% भाग जो जल है वो खारा है, जो कि महासागरों में, सागरों में, खाड़ियों में और कुछ झीलों में पाया जाता है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। मात्र 3% ताज़ा जल जो है हमारे उपयोग के लिए है, जिसमें से 2% जल हिमानी के रूप में है, यानी आइस के रूप में है। 0.68% जल भूमिगत जल के रूप में है, और झीलों के रूप में या झीलों में 0.01% और नदियों में 0.001% है। इसी चीज़ को एक बार फिर से समझिए। पूरे पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है और 29% भाग स्थल से घिरा है। इस 29% जो 71% जल है, जिसको 100% मानने के बाद जो 97% जल है वो खारा है, जो महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है, और जो स्वच्छ जल है जो पीने योग्य है वो 3% है। उसमें से 2.5% जो जल है वो बर्फ़ के रूप में है, हिमानी के रूप में है, और 0.68% जल जो है वो भूमिगत जल के रूप में है, यानी भूमि के नीचे है। ओके, और 0.01% जल जो है स्वच्छ जल वो झीलों में है, और 0.001% जल जो है वो नदियों के रूप में विद्यमान है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर। ये हमारी पूरी पृथ्वी अगर हम मान लेते हैं संपूर्ण पृथ्वी को, तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण करते हैं 0 डिग्री के आधार पर, तो उत्तरी गोलार्ध में जो 40% भाग है वो जल है और 60% भाग जो है वो स्थल है। यानी हम ये उत्तरी गोलार्ध को हम बांटें तो ये 60% स्थल भाग है उत्तरी गोलार्ध में, और लगभग 40% के आसपास जो भाग है उत्तरी गोलार्ध का वो जल से ढका है। ठीक इसी के विपरीत जो 60% है वो जल है दक्षिणी गोलार्ध में, और लगभग 40% जो भाग है वो स्थल है दक्षिणी गोलार्ध में। जस्ट एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है। तो इसको ध्यान में रखना है कि उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे
तो स्थल भाग की अधिकता होगी और जल भाग कम होंगे। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो स्थल भाग कम होंगे और जल भाग की अधिकता होगी। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। अब हम बात करते हैं गहराई एवं क्षेत्रफल के आधार पर महासागर। एक तरफ महासागर है, एक तरफ उसका एवरेज डेप्थ है यानी गहराई है, और एक तरफ एरिया मीन्स क्षेत्रफल है। अगर सबसे पहले बात करें हम प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर का जो औसत गहराई है वो 4572 मीटर है, जो कि पूरे विश्व के महासागरों का जो क्षेत्रफल है वो 45.7% क्षेत्रफल विस्तृत है पूरे विश्व में। वहीं अगर हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की, तो इसकी औसत गहराई जो है 3376 मीटर है। वहीं इसकी जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 22.83% है पूरे विश्व में। अब बात करते हैं हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर का औसत जो गहराई है वो 4000 मीटर है, और जो एरिया है वो 20.34% है। पूरे महासागरों के क्षेत्रफल में 20% भाग जो है वो हिंद महासागर का है। देन लास्ट में आता है आर्कटिक महासागर, जिसका औसत गहराई है 1260 मीटर और इसका क्षेत्रफल है 3.9%। अब इससे तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर हम गहराई की बात करें तो गहराई के आधार पर सबसे ज़्यादा गहरा है प्रशांत महासागर, मतलब नंबर 1 प्रशांत महासागर हो जाएगा। दूसरा में अगर गहराई देखें तो दूसरा नंबर में हिंद महासागर की गहराई ज़्यादा है। तीसरा हम देखें तो अटलांटिक महासागर, और चौथा आर्कटिक महासागर। तो गहराई के अनुसार अगर हम क्रम देखें तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा, फिर हिंद महासागर, देन अटलांटिक महासागर है, उसके बाद लास्ट में है आर्कटिक महासागर। तो सबसे गहरा महासागर प्रशांत और सबसे कम गहरा आर्कटिक। ओके, इसको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? प्रशांत महासागर का है। तो प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर का है, फिर हिंद महासागर का है, और लास्ट में आर्कटिक महासागर का है। ठीक है, तो अगर हम क्षेत्रफल और गहराई दोनों की बात करें तो दोनों में प्रशांत महासागर नंबर 1 पर है। ये पॉइंट याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, और अभी हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर महाद्वीपीय महासागरों की औसत ऊंचाई तथा औसत गहराई को उच्चतादर्शी वक्र यानी हैप्सोमेट्रिक कर्व से दर्शाया जाता है। समझिएगा, यहाँ पॉइंट समझने का है कि अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो पूरे पृथ्वी पर जो महाद्वीप है और जो महासागर है, इसकी औसत ऊंचाई और औसत गहराई को, जो महाद्वीप है जिसमें पर्वत पठार मैदान आते हैं, और जो महासागर है जिसमें महासागर, सागर, खाड़ी ये सब आते हैं, तो महाद्वीपों का जो औसत ऊंचाई है और जो महासागरों की औसत गहराई है, इन दोनों को दिखाने के लिए हम लोग उच्चतादर्शी वक्र का प्रयोग करते हैं, यानी हैप्सोमेट्रिक कर्व का उपयोग किया जाता है। अब क्या है हैप्सोमेट्रिक कर्व? इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, इसका पीछे क्या उद्देश्य क्या था, तो उसको हम लोग भी देख लेते हैं। जो उच्चतादर्शी वक्र है हैप्सोमेट्रिक कर्व, इसकी खोज 1920 में हुआ था। इसका खोज कब हुआ था? 1920 में। और 1920 में एक कोसिनो नामक जियोलॉजिस्ट थे, भूवैज्ञानिक थे, जिन्होंने हैप्सोमेट्रिक कर्व की खोज की थी। अब कोसिनो ने जो हैप्सोमेट्रिक कर्व की खोज की, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा। तो इनका उद्देश्य था महासागरों की औसत गहराई तथा महाद्वीपों का औसत ऊंचाई का मापन करना था। इनका जो मेन पर्पस था वो था महाद्वीपों का औसत ऊंचाई और महासागरों की औसत गहराई का मापन करना। तो ऐसा क्या टेक्निक यूज किया जाए जिससे महाद्वीपों की औसत ऊंचाई और महासागरों की औसत गहराई का मापन किया जा सके। ये उद्देश्य के साथ जो कोसिनो थे, इन्होंने हैप्सोमेट्रिक कर्व का इन्वेंट किया, खोज किया। अब उच्चतादर्शी वक्र जो हैप्सोमेट्रिक कर्व है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो महासागरों की जो औसत गहराई है वो 3800
मीटर है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और महाद्वीपों की जो औसत ऊंचाई है वो 840 मीटर है। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जो हाइप्सोमेट्रिक कर्व है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे ओशंस है उसका एवरेज जो डेप्थ है वो 38,000 मीटर है, और सॉरी 3800 मीटर है, 1000 नहीं। और जो हमारा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसका जो एवरेज हाइट है, ऊंचाई है, वो 840 मीटर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा जो उच्चतादर्शी वक्र है यानी हाइप्सोमेट्रिक जो कर्व है इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा पृथ्वी का है, और इस पृथ्वी पर पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, और इसमें महासागर भी है, सागर भी है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो पृथ्वी धरातल के ऊपर की बात करेंगे हम, तो इसका जो सर्वोच्च ऊंचाई है वो मान लेते हैं कि 1000 मीटर है, इसका सर्वोच्च पर्वत, ठीक। और इसका जो न्यूनतम पर्वत होगा ये 0 मीटर यानी जो समुद्र तल होगा उससे, और 1000, तो इसके बीच का जो भाग होगा, जो औसत होगा, वही महाद्वीप का औसत ऊंचाई कहलाएगा। तो उच्चतादर्शी वक्र के अनुसार जो महाद्वीप का औसत ऊंचाई है वो है 840 मीटर। उसी तरह हम समुद्र तल यानी सी लेवल को 0 मीटर मान लेते हैं, 0। अब इसके नीचे मान लेते हैं कि बहुत डेप्थ है, जो प्रशांत महासागर में जो खाई है, मेरियाना ट्रेंच, 11,000 समथिंग मीटर जो है, तो वो हाईएस्ट है। तो 0 मीटर से लेके 11,000 मीटर हाईएस्ट है। इसके बीच का जो एवरेज है वो 3800 मीटर है, यानी सबसे न्यूनतम जो 0 मीटर है और वहाँ से सबसे हाईएस्ट, ये दोनों के बीच का जो औसत है वही औसत गहराई 3800 मीटर है महासागर का, अकॉर्डिंग टू हाइप्सोमेट्रिक कर्व, जिसका इन्वेंट किया था कसिनो ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि महाद्वीप का औसत ऊंचाई 840 मीटर और महासागर की औसत गहराई 3800 मीटर। ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। कल हम लोग देखेंगे महासागरों और सागरों का क्लासिफिकेशन। इससे पहले कि हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन एक वैज्ञानिक समुद्री मौसम विज्ञान के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? अब समुद्री मौसम विज्ञान के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एलसी किंग, एमएफ मर्रे, डब्ल्यूएम डेविस, एफपी शेफर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एमएफ मर्रे। जो समुद्री मौसम विज्ञान है इसका जो प्रतिपादक है वो है एमएफ मर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह कौन सा युग था जब विश्व भर में समुद्र तल का स्तर आज से लगभग 130 मीटर कम था, यानी जो अभी सी लेवल है वो 130 मीटर नीचे था। कौन से युग में? तो वो था आपका प्लेस्टोसीन युग में। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। किस भूवैज्ञानिक अवधि के दौरान महासागर ने अपनी वर्तमान सतह को प्राप्त किया? तो अभी जो ओशन का जो सतह है वो कौन से दौरान में, कौन से काल में, कौन से पीरियड में वर्तमान स्थिति को प्राप्त किया है महासागर? तो वो इसका करेक्ट आंसर है होलोसिन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, जापान है, कनाडा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कनाडा। क्योंकि जो कनाडा का बाउंड्री है, जो तटरेखा है, वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड है, कटा फटा है, जिसके कारण इसका जो तटरेखा की लंबाई है वो काफ़ी अधिक है। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है कटा फटा, यानी ज़्यादा कहीं घुसा हुआ है, कहीं कम घुसा हुआ। अब निम्नलिखित महासागरों को आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो अभी हम लोगों ने देखा है, तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा से सबसे बड़ा। तो इसका मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा आ जाएगा आपका आर्कटिक, फिर हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस महाकल्प में महासागर का जल प्लावी बर्फ से मुक्त था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरा जीवी महाकल्प में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1874 में जो चैलेंजर अभियान का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था? एक अभियान चलाया गया था, चैलेंजर अभियान। अब ये 1874 में चलाया गया था। किस देश के द्वारा चलाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। और इससे हर बार नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैलेंजर जो अभियान था उसके बारे में, तो वहाँ बात आएगी सामने, तो हम लोग वहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर में डियागो गार्सिया नामक का द्वीप है? तो जो डियागो गार्सिया द्वीप है वो आपका हिंद महासागर में है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बृहत महासागरों के क्षेत्र के संबंध में सही अनुक्रम, यानी अब यहाँ बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर बात की गई है। तो सबसे बड़ा अभी हम लोग देखे हैं कि प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक महासागर है, उसके बाद हिंद महासागर, और सबसे छोटा जो है आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। परसेंटेज वाइज बात करें तो ये 45% है, ये 22 है, ये 20 है और ये 3 पॉइंट समथिंग है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सागरों पर विचार करें। आपके सामने है लाल सागर, काला सागर, मृत सागर और बाल्टिक सागर। तो खारापन के अवरोही क्रम के आधार पर सागरों का सही क्रम है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा है 2016 में नेट के एग्जाम में। तो सबसे जो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। सबसे पहले क्या आएगा? मृत सागर, डेड सी, उसके बाद आएगा रेड सी, देन आएगा ब्लैक सी और लास्ट में बाल्टिक सी। सबसे ज़्यादा सैलिनिटी जो है वो डेड सी का है, उसके बाद आपका रेड सी का है, देन आपका ब्लैक सी है और उसके बाद बाल्टिक सी। तो ये सीक्वेंस कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लेक्चर्स आप प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको, उसका MCQ भी आपको इस टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।